यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। प्राणी विविधता, प्राणी विविधता और विकास। ठीक है, और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सिमेट्री। सिमेट्री या सममिति। सममिति सिमेट्री सममिति। ठीक है, देखिए प्रकृति के अंदर अगर हम सजीव की पर कोई परिभाषा देना चाहे जीवन की, ठीक है, तो जो प्रकृति के अंदर जीवन होता है वो क्या है, संगठित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। संगठित पदार्थ के रूप में प्रकृति के अंदर जीवन पाया जाता है, संगठित पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जो संगठित पदार्थ है जो कि मिलकर क्या कर रहे हैं, जीवन का निर्माण कर रहे हैं। संगठित पदार्थों की निश्चित आकृति और निश्चित इसकी आकृति संरचना होती है, जो कि निर्भर करती है इसके रहने वाले वातावरण के ऊपर और सजीव के स्वभाव के ऊपर। ठीक है, अगर सजीवों के संदर्भ में हम सममिति को परिभाषित करें तो सजीवों के जो दैहिक भाग हैं उनकी ज्यामितीय रूप में व्यवस्था को हम सममिति कहते हैं। ठीक है, हर एक सजीव की जो आकृति होती है, आकार होता है, वह निश्चित होता है। और सजीवों के दैहिक भागों की जो ज्यामितीय व्यवस्था है उसे ही हम सममिति के नाम से जानते हैं या सिमेट्री के नाम से जानते हैं। सममिति से तात्पर्य ज्यामितीय रूप में सममिति से तात्पर्य ज्यामितीय रूप में दैहिक भागों की व्यवस्था है। ठीक है, देखिए सममिति भागों में सिमेट्री से क्या तात्पर्य है, सममिति से तात्पर्य है कि सजीवों के जो दैहिक भाग होते हैं, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनका कोई एक निश्चित आकार हो, कोई निश्चित उसकी संरचना हो ज्यामितीय रूप में। ठीक है, तो ज्यामितीय रूप में दैहिक भागों की जो व्यवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं, सममिति कहते हैं। सममिति के आधार पर हम सजीवों को, प्राणी को, एनिमल्स को कुछ भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, उनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं सममिति के आधार पर। देखिए असममिति टाइप के जंतु, असममिति जंतु, एसिमेट्रिक एनिमल्स या असममिति जंतु, ऐसे जंतु जिनके शरीर को या जिनके बॉडी को किसी भी भाग से काटने पर दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे जंतु जिनके ऐसे सजीव जिनके शरीर को, जिनके संगठित शरीर को, जो भी क्या है, संगठित पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। हमारा जो ये शरीर है क्या है, संगठित पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वाटर। ठीक है, इन सभी पदार्थों से क्या है, संगठित पदार्थ है। ठीक है, कंपोजिट एलिमेंट्स है, इन्हीं से मिलकर हमारा शरीर क्या है, बना हुआ है। और शरीर की एक जो आकृति है, जो संरचना है, इसकी जो शेप है वो निश्चित होती है हर एक सजीव की। उसका जो व्यवहार है, किस तरह का उसका व्यवहार है, किस तरह का उसका वातावरण है जिसमें वो निवास कर रहा है, इसके आधार पर उसके शरीर की संरचना भी निश्चित होती है। ठीक है, तो सजीवों के जो ये दैहिक भाग हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, इनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था है, जो ज्यामितीय रूप में व्यवस्थित है, इसी को हम सिमेट्री कहते हैं, सममिति कहते हैं। और इस सममिति के आधार पर जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप है असममिति जंतु, एसिमेट्रिक एनिमल्स।
तो ऐसे जंतु जिनके शरीर को किसी भी तरह से दो भागों में बराबर दो भागों में बांट नहीं सकते, इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसी समिति को हम कहते हैं असमिति, और ऐसे जंतु क्या कहते हैं असमिति जंतु, ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोआ पोरिफेरा, इसके उदाहरण है प्रोटोजोआ पोरिफेरा, प्रोटोजोआ पोरिफेरा, ठीक है। देखिए प्रोटोजोआ के अंदर जो एनिमल्स आते हैं, जिसका एग्जांपल है अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा की बात करते हैं हम, ठीक है, अमीबा का कोई डायग्राम बना सकते हैं क्या? कोई इसका निश्चित इसकी कोई ज्यामिति नहीं होती, क्योंकि जो प्रोटोजोआ के अंदर जो अमीबा आती है, अमीबा एक कोशिका जंतु होता है, ठीक है, और उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहरी जो झिल्ली होती है, वो क्या होती है, लचीली होती है, ठीक है, कोई भी उसकी निश्चित आकृति नहीं होती, उसकी संरचना बदलती रहती है, हर सेकंड में हर समय उसकी संरचना शरीर की आकृति बदलती रहती है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती। एक समय पर ऐसी आकृति है तो अगले ही पर इसकी जो शरीर की आकृति होगी वो किसी भी तरीके से कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए कोई एक ऐसा प्लेन बताइए, कोई ऐसा तल बताइए जिससे काट कर हम इसके शरीर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई सा भी एक ऐसा तल हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता जिसको कि क्या है, हम काट कर इसको दो बराबर भागों में इक्वल कर दें, ठीक है, क्योंकि अगले ही पल में इसका जो शरीर का आकार होगा वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो आकृति होती है शरीर की, उनको हम कहते हैं असमिति जंतु, एसिमेट्री एनिमल्स, मतलब इनके शरीर की कोई संरचना निश्चित नहीं है, असमित जंतु है, ठीक है, इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता। इसका एग्जाम्पल प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के अंदर आने वाले जंतु, ठीक है, असमित जंतु। दूसरा जो प्रकार है उसमें है गोलीय समित, गोलीय समित। देखिए ऐसे जंतु जिनका शरीर क्या है, गेंद के समान गोल होता है, जिनमें ना तो कोई अधर सतह होती है, ना ही पृष्ठ सतह होती है, कोई डोर्सल वेंट्रल सरफेस नहीं होता, ना ही कोई लैटरल सरफेस होता है, पार्श्व में सतह भी नहीं होती, ठीक है। उनका शरीर क्या है, गेंद के समान गोल होता है, और किसी भी भाग से काटने पर वो उनका जो शरीर है वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि गेंद होती है, गेंद देखिए आप सबने बॉल, ठीक है, उसको किसी भी एक प्लेन से काटते हैं, सेंटर से होते हुए जब एक किसी भी जगह से उसको काटा जाता है, ठीक है, इसको सेंटर से होते हुए कहीं से भी काट लीजिए आप, ठीक है, तो ये क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में इसका शरीर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह की जो समिति है उसे बोलते हैं गोलीय समिति, ठीक है, गोलीय समिति। रेडियोलेरिया इसका एग्जांपल है, रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं द्विपार्श्व समिति, बायलैटरल, द्विपार्श्व समिति, बायलैटरल। बायलैटरल सिमेट्री या फिर द्विपार्श्व समिति। देखिए जब जंतु के शरीर की संरचना इस प्रकार की हो कि सेंटर से जब होते हुए किसी एक सेंटर के तल से होते हुए उसके शरीर को जब काटा जाए तो उसका जो शरीर है दो अलग अलग भागों में, दो बराबर भागों में, दो समान भागों में बट जाए, तो इस तरह के शरीर की जो समिति होती है उसे बोलते हैं द्विपार्श्व समिति या फिर बायलैटरल सिमेट्री। जैसे ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य, ये इस तरह से मनुष्य होता है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब देखिए जो मनुष्य की जो संरचना है, शरीर की जो आकृति है, जो समिति है, ज्यामिति रूप में उसे बोला जाता है द्विपार्श्व समिति, क्योंकि मनुष्य के शरीर को केवल एक ही प्लेन से होते हुए
एक ही ये तल है, एक ही ये सेंटर है, इस ही तल से अगर मनुष्य के शरीर को काटा जाएगा तो क्या है, इसका जो शरीर है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और कोई भी ऐसा तल हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा जिससे काटने पर इसका शरीर क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। केवल यही एक प्लेन, यही एक ऐसा तल है जिससे जो ये बॉडी है सजीव की वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो सममिति होती है, इस तरह की जो व्यवस्था है ज्यामितीय रूप में दैहिक भावों की, उसे बोला जाता है द्विभाषण के सममित। ठीक है, द्विभाषण के सममित, बाइलेटरल सममित। एक इसके बाद है अर्य सममित। अर्य सममिति, रेडियल या फिर अर्य सममित। देखिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके शरीर के अंदर, जिनके शरीर की जो व्यवस्था है, जिनके शरीर की दैहिक भावों की व्यवस्था कुछ इस तरह की होती है कि उनके शरीर को एक तल से अधिक तल में, ठीक है, एक तल से अधिक तल ऐसे होते हैं जो कि क्या है, उनके शरीर को अगर उनसे काटा जाए तो उनका शरीर क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसे बोला जाता है अर्य सममित या फिर रेडियल सिमेट्री। ठीक है, फिर अर्य सममित या फिर जो रेडियल सिमेट्री है इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं द्विअर्य सममित, त्रिअर्य सममित, पंचअर्य सममित। ठीक है, द्विअर्य सममित, डायरेडियल, पेंटारेडियल सिमेट्री, इस तरीके से इसको हम क्या है और आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। जितने ज्यादा प्लेन, जितने ज्यादा तल उपस्थित होंगे, देखे जाएंगे जंतु के शरीर के अंदर, उतने ही उसको हम उसी के आधार पर, संख्याओं के आधार पर वर्गीकृत उसको कर सकते हैं। जैसे कि स्टारफिश की बात करें, तारा मछली, ठीक है, इकाइलोदंत सदस्य है ये तारा मछली। देखिए जो तारा मछली है इसके शरीर के अंदर क्या है, 5 भुजाएं पाई जाती है। इस तरह से शरीर की संरचना होती है। ठीक है, इस तरह से शरीर की इसकी संरचना होती है, 5 आर्म्स प्रेजेंट होती है। अब देखिए जो ये तारा मछली है, स्टारफिश है, इसके अंदर 5 ऐसे तल हैं जिनसे अगर इसको काटा जाए तो इसका जो शरीर है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, देखिए एक तल ये है, एक तल, अगर यहां से हम इसको काटते हैं ठीक है, एक तल ये है, अगर यहां से इसको काटा जाएगा तो क्या होगा, ये शरीर जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए तारा मछली को अगर इस यहां से होते हुए इस तरीके से इसको काटा जाए तो उसका जो शरीर है दो बराबर भागों में बट सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये वाला तल भी है, अगर यहां से इसको काटा जाएगा इस तरह से, इस तरह से, तो भी इसका शरीर क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसके अलावा देखिए ये वाला भी रीजन है, अगर यहां से इसको काटा जाएगा तो भी इसका शरीर क्या है, दो बराबर भागों में बट जाएगा। एक रीजन ये है, अगर यहां से इसको काटा जाएगा तो भी इसका शरीर बराबर भागों में बट जाएगा। एक रीजन ये है, एक यहां से काटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 तल ऐसे देखे जा रहे हैं मछली के अंदर, जो आर्म्स होती है इसके बीच वाले, यहाँ से जब कटर लगाया जाता है 5 भुजाएं होती है तो 5 भुजाओं के बीच में 5 साइड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। 5 जगह यहाँ पर 5 तल ऐसे हैं जिनसे होते हुए अगर काटा जाए शरीर को सेंटर से होते हुए तो इसका शरीर क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में बट सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो सममिति है इसे हम बोलते हैं पंचअर्य सममिति, पेंटारेडियल सिमेट्री। अर्य सममिति में भी पंचअर्य सममिति, क्योंकि 5 तल है इसके अंदर, इसके शरीर को 5 जगह ऐसे हैं, इसके शरीर 5 जगह ऐसे हैं जिससे होते हुए अगर काटा जाए तो उसका शरीर 5 बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं रेडियल सममिति या फिर अर्य सममिति। ठीक है, इस तरीके से देखिए
जंतुओं को दैहिक भावों की जो ज्यामितीय रूप में व्यवस्था है उसके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं सिमेट्रिकली। समझ में आया आपको? ये सिमेट्री है जंतुओं की। इसके बाद देखिए जो जंतु हैं उनको देह गुहा के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकृत कर सकते हैं। जीवों के अंदर विविधता देखी जा रही है। देखिए हम हमारा प्रोग्राम है एनिमल डाइवर्सिटी, प्राणी विविधता। तो ज्यामिति के अंदर जो ये समिति है सिमेट्री है, इसके अंदर भी जीवों में विविधता देखी जा रही है। देखिए कितने प्रकार की विविधता है। सभी जंतुओं के शरीर की जो आकृति होती है, संरचना होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। तो ये भी क्या है, डाइवर्सिटी तो है जंतुओं के अंदर पाई जाने वाली विविधता है। इसी के आधार पर जो जंतु होते हैं उनके शरीर में जो सीलों होती है, देह गुहा, ठीक है, कुछ जंतुओं के शरीर के अंदर देह गुहा अनुपस्थित होती है, कुछ में आभासी प्रकार की सीलों होती है, कुछ में ट्रू सीलों होती है, सत्य प्रकार की वास्तविक देह गुहा होती है। ठीक है, तो देह गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी हम जंतुओं को क्या है वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं देह गुहा के आधार पर। ठीक है, अभी तो हमने बात की समिति के आधार पर, अब बात करेंगे देह गुहा के आधार पर। सीलों के आधार पर देखते हैं देह गुहा सीलों। ठीक है, देह गुहा। देखिए मनुष्य के शरीर के अंदर या फिर कोई भी जंतु की बात है, एनिमल की बात करते हैं, किसी भी जंतु, किसी भी तरह के जंतु के शरीर के अंदर एक देह गुहा पाई जाती है, जो कि चारों तरफ से मध्य जनन स्तर से घिरी हुई रहती है। तो इस प्रकार की जो देह गुहा होती है उसे सत्य प्रकार की देह गुहा कहते हैं। ठीक है, भ्रूणीय विकास के दौरान जीव में अंग तंत्र का विकास, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है किसी भी जंतु के शरीर का, ठीक है, जो भ्रूणीय अवस्थाओं में जो विकास होता है, तो उस टाइम पर भ्रूणीय विकास के दौरान 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। ये मैं आपको फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बाहरी त्वचा, मध्यस्थ त्वचा और अंतस्थ त्वचा। ठीक है, इन तीनों ही जर्म लेयर्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है और पूरे शरीर की संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए भ्रूणीय डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जंतु के शरीर के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक देह गुहा का निर्माण होता है और वो देह गुहा चारों तरफ से आवृत हो जाए मध्यस्थ त्वचा से। ठीक है, मध्यस्थ त्वचा से अगर आवृत हो जाए, मेसोडर्म लेयर से आवृत हो जाए, चारों तरफ से कवर्ड हो जाए, तो इस तरह की जो त्वचा देह गुहा जो सीलों बनेगी उसे हम सत्य देह गुहा या वास्तविक देह गुहा कहते हैं। देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ एम्ब्रियोनिक टाइप का, भ्रूणीय विकास के दौरान ये सबसे अंदर की तरफ क्या है, एंडोडर्म है। एंडोडर्म या फिर अंतस्थ त्वचा। अंतस्थ त्वचा, ठीक है, अंतस्थ त्वचा। और ये बाहर की तरफ क्या है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बाहर त्वचा, बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, बाहर त्वचा। ठीक है, तो जो ये एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म अंदर की तरफ पाई जाती है आहार नाल, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ठीक है, और जो विभिन्न अंग उपस्थित होता है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं, ठीक है, जो वेरियस टाइप के जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, फेफड़े, ठीक है, हृदय, किडनी, लीवर, ये जो विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं ना, ये शरीर के अंदर एक
देह गुहा के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, चारों तरफ से आवृत होते हैं मध्यस्थ त्वचा से, और एक जो कैविटी होती है शरीर के अंदर वहां पर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो एक्टोडर्म हो गई बाहरी त्वचा, और ये एंडोडर्म है अंतस्थ त्वचा। और यहाँ पर जो ये सीलोम है, जो ये खाली स्थान है, देह गुहा कहा जाता है इसे। ठीक है, अगर ये चारों तरफ से मध्यस्थ त्वचा मेसोडर्म है, ठीक है, मध्यस्थ त्वचा, तो अगर ये जो खाली जगह है, स्पेस है, ये चारों तरफ से क्या है, आवृत हो जाए इस तरह से मध्यस्थ त्वचा से। ठीक है, मध्यस्थ त्वचा से इस तरह से ये आवृत हो जाए। ठीक है, ये वाले जो आपको दिखाई दे रही है लेयर, ये क्या है, मध्यस्थ त्वचा, मध्य त्वचा मेसोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, और ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं देह गुहा, सीलोम, देह गुहा। सीलोम। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इसी जगह पर उपस्थित होते हैं, देह गुहा के अंदर। ठीक है, देह गुहा के अंदर इस तरीके से देखिए, जो ये देह गुहा है ये चारों तरफ से आवृत होती है मेसोडर्म लेयर से, मध्यस्थ त्वचा से। ठीक है, जिन जंतुओं के शरीर के अंदर ये देह गुहा पाई जाती है, जो कि चारों तरफ से मेसोडर्म लेयर से, मध्यस्थ त्वचा से आवृत होती है, उन्हें हम कहते हैं सीलोम या वास्तविक देह गुहीय जंतु। ठीक है, वास्तविक प्रकार के देह गुहा होते हैं। और जिन जंतुओं के शरीर के अंदर ये देह गुहा अनुपस्थित होती है, ठीक है, ये जो देह गुहा है ये अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती, जो ये बीच का जो रिक्त स्थान है ये पूर्ण तरीके से भरा हुआ होता है मेसोडर्म से, ये पूरी तरीके से भरा हुआ होता है इस तरह से। ठीक है, पूर्ण तरीके से ये भरा हुआ होता है मेसोडर्म से। बाहर की तरफ तो होती है एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, और जो बीच में ये पूरा भरा हुआ होता है मेसोडर्म से। ठीक है, कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता। ऐसे जंतुओं के अंदर मेसो जो देह गुहा होता है वो अनुपस्थित होती है, सीलोम एब्सेंट होती है। ठीक है, ऐसे जंतुओं को कहा जाता है अगुहीय जंतु, अगुहीय। एसिलोमेट, समझ में आया, एसिलोमेट जंतु कहा जाएगा। दूसरा देह, और जिनके अंदर देह गुहा पाई जाती है उन्हें कहा जाता है देह गुहीय, सीलोमेट्स, गुहीय या फिर सीलोमेट्स, सीलोमेट्स। ठीक है, और देखिए जिन जंतुओं के अंदर ये तो क्या हो गया, एसिलोमेट, एसिलोमेट, एसिलोमेट हो गया, ये क्या हो गया, सीलोमेट हो गया, ये सीलोमेट हो गया, और सीलोमेट क्या होगा, ठीक है, ये एसिलोमेट, क्योंकि पूर्ण बीच में कोई भी स्थान नहीं है, पूरा घिरा हुआ है, ये मध्यस्थ त्वचा से भर चुका है, तो ये क्या है, एसिलोमेट है। ठीक है, एसिलोमेट है, अगुहीय प्राणी, अगुहीय प्राणी इसमें ये क्या है, गुहीय प्राणी, क्योंकि यहाँ पर ये रिक्त स्थान पाया जा रहा है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, मध्यस्थ त्वचा से, मेसोडर्म लेयर से, ये गुहीय प्राणी है। ठीक है, गुहीय है, 7 प्रकार का देह गुहा। अब बात कर रहे हैं कूट आवासिक गुहा की, कूट गुहीय, ये सीलो कूट गुहीय, सीलोमेट, सीलोमेट या फिर कूट गुहीय, आभासी गुहीय। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, देखिए बीच में तो क्या है, एंडोडर्म, अंतस्थ त्वचा, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बाहरी त्वचा, और जो बीच में रिक्त स्थान है, ठीक है, ये क्या है, जगह जगह से मध्यस्थ त्वचा से ढका हुआ रहता है। ठीक है, ये इस तरह से जो रिक्त स्थान है वो क्या है, मध्यस्थ त्वचा से भरा हुआ होता है। समझ में आया आपको? देखिए
यहाँ पर तो किसी भी तरह का रिक्त स्थान नहीं था। शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कैविटी यहाँ पर देखी नहीं जाती। जो भी खाली जगह होती है वो भर जाती है मेसोडर्म से, मध्यस्थ त्वचा से फुल भर जाती है। कोई भी रिक्त स्थान यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसे जंतु को कहते हैं एसिलोमिड्स, अगुलीय प्राणी। ठीक है, अगुलीय प्राणी की संरचना इस तरह की होती है। एक प्राणी होते हैं गुलीय प्रकार के, जिनके शरीर के अंदर ये रिक्त स्थान है, देह गुहा पाई जाती है, रिक्त स्थान पाया जाता है। और जो ये सीलोम है, जो ये देह गुहा है, चारों तरफ से घिरी हुई है, किससे? मध्यस्थ त्वचा से। ये मध्यस्थ त्वचा से घिरी हुई है। ये तो क्या है सेंटर में अंतस्थ त्वचा, ये एक्टोडर्म हो गई, और ये जो है ये क्या है मध्यस्थ त्वचा, और ये सीलोम है, देह गुहा है, रिक्त स्थान है ये, जहां पर अंग पाया जाता है, आंतरिक अंग होते हैं वो इस जगह पर उपस्थित होती है। ठीक है, इसे कहते हैं सीलोम, जो देह गुहीय प्राणी होता है, उनकी संरचना है। ह्यूमन बीइंग के अंदर इसी तरह की संरचना होती है। ठीक है, ये है थर्ड कूट गुहीय या स्यूडो सीलोम। इनके अंदर देखिए क्या होता है, ये तो क्या है एंडोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो बीच में क्या है आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल, जो चारों तरफ से आवृत है एंडोडर्म से। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण किससे होता है? एंडोडर्म से। अंतस्थ त्वचा बाहर की तरफ, ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म बाहरी त्वचा। और जो ये बीच में खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये रिक्त स्थान है, ये क्या है देह गुहा है। और किस प्रकार की देह गुहा है? बीच बीच में ये आवृत है, भरी हुई है, किससे? मध्यस्थ त्वचा से। जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? मध्यस्थ त्वचा है, मेसोडर्म, मेसोडर्म मध्यस्थ त्वचा है। ठीक है, ये मध्यस्थ त्वचा है, मध्यस्थ त्वचा, जो कि क्या करते हैं देह गुहा को भर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर देह गुहा रह जाती है। तो इस प्रकार की जो खाली जगह है, जो देह गुहा है, उसे हम बोलते हैं कूट गुहा या फिर स्यूडो सीलोम। ठीक है, और इस तरह के प्राणियों को कहा जाता है कूट गुहीय प्राणी। समझ में आ गया आपको? इनके अंदर जो रिक्त स्थान है, जो देह गुहा है, वो जगह जगह से भरी हुई होती है मेसोडर्म से। पूर्ण रूप से भी भरी नहीं हुई होगी, ठीक है, जगह जगह से भरी हुई होती है, मेसोडर्म जगह जगह पर उपस्थित होती है। ठीक है, पूर्ण। और इसमें तो देखिए जो मेसोडर्म है वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं रिक्त स्थान को। यहाँ पर रिक्त स्थान चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है मेसोडर्म से, इसीलिए जो ये देह गुहा है, जो सीलोम है, क्या है? स्यूडो सीलोम है, कूट गुहा है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें गुहीय प्राणियों के अंदर, यहाँ पर तो कोर्डेटा आ जाएगा, कोर्डेटा या कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी प्राणी। ठीक है, अगुलीय प्राणी हो गए प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, चपटे क्रमियों वाला जो समूह है, जिसमें टीनिया सोलेनम आता है। ठीक है, एक गुहीय है, क्योंकि इनका शरीर होता है चपटा होता है, चट्टा होता है। ठीक है, किसी भी तरह की गुहा इनके अंदर नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो प्राणी होते हैं वो एसिलोम, अगुहीय प्राणी होते हैं। ठीक है, कूट गुहीय या स्यूडो सीलोम के अंदर आता है एक्सकेल्मेंथेस, एक्सकेल्मेंथेस। एस्केलिस, एस्केलिस जिसके अंदर आता है। ठीक है, एस्केलिस कूट गुहीय प्राणियों का उदाहरण है। समझ में आ गया आपको? इस तरह से हम जंतुओं को क्या है वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने बात की है समिति के ऊपर, सिमेट्री के ऊपर जंतुओं को वर्गीकृत किया है, और देह गुहा के आधार पर, सीलोम के आधार पर भी जो जंतु होता है उनको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, गुहीय, अगुहीय और कूट गुहीय। अब देखिए जो ये गुहा है, सीलोम है, 7 प्रकार की जो गुहा है, इसको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आंत्र गुहीय और दीर्ण गुहीय। ठीक है, जो ये आंत्र गुहा, जो मेसोडर्म है, जो मेसोडर्म है वो थैले के समान उभरती है अंतस्थ त्वचा से। ठीक है, थैले के समान जो उभरती है अंतस्थ त्वचा से, उसे बोलते हैं आंत्र गुहीय। थैले के समान एंडोडर्म से उभरती है और फैलकर चारों तरफ रिक्त स्थानों को घेर लेती है। इस तरीके से जो
आंत्र गुहिया, ठीक है, आंत्र गुहिया। और दीर्घ गुहिया में क्या होता है, पट्टी के समान जो मेसोडर्म लेयर है उसका निर्माण होगा और वो विकसित होकर चारों तरफ घेर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो गुहिया होती है 70 प्रकार की जो गुहा है उसको हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं, आंत्र गुहिया और दीर्घ गुहिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।